लेक्चर सेकंड है। पिछले क्लास में हम लोग बातचीत किए थे, तनिकनी ध्यान दे इधर। पिछले क्लास में बातचीत हम लोग किए थे कहां तक? न्यूलैंड्स के नियम तक, नहीं डोबरेनर का नियम पढ़ लिए थे, लेवोजियर का नियम पढ़ लिए थे। उसके बाद न्यूलैंड्स का नियम पढ़ करके हम लोग कहे थे कि मेंडलीव के नियम को पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूलैंड्स के नियम को कौन गलत साबित किया था? मेंडलीव साहब। अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति किसी को गलत ठहराता है तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति अपना कुछ विचार सही वाला देगा। तो आज का टॉपिक रहेगा हम लोग के बीच में मेंडलीव का आवर्त नियम। आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, ये मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने दिया था। समझिए, जब राजा साहब के पास ये बंदा पहुंचता है अपना थ्योरी लेकर के, तब उस वैज्ञानिक ने यानी मेंडलीव ने राजा के पास गया तो कहा कि आप किस आधार पर तत्वों को सजाना चाहते। तो इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कहता है कि आपके पास तत्व की संख्या कितना है। तो जब मेंडलीव अपना नियम बना रहा था उस समय कहा जाता है कि तत्व की संख्या 63 थी। तत्व की संख्या कितना? 63। तो क्वेश्चन ये पूछता भी है कि मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितना था? 63। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछता है तो आप लोग इसको बता दोगे ना कि मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितना था? 63। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक ना। अब देखिए, जब ये 63 एलिमेंट उस समय उपस्थित थे तब मेंडलीव का दौर चल रहा था और मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने सोचा कि एक आवर्त नियम के माध्यम से हम तत्वों को अरेंज करने का प्रयास करते हैं। तत्वों को जब ये अरेंज करने का प्रयास करता है तो सबसे पहले ये वैज्ञानिक करता क्या चीज है वो समझिए। कहता है यहां पे कि सबसे पहले कि एक यहां पे इस टाइप से एक टेबल बनाता है। इस टेबल में 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस टाइप से जो आपको दिख रहा है इसको बोल देता है ये आवर्त। इसको क्या बोल देता है? आवर्त। यानी कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार जो ये एक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ था इसको बोला गया मेंडलीव आवर्त सारणी। मेंडलीव आवर्त सारणी। तो मेंडलीव आवर्त सारणी बनाने वाला वैज्ञानिक का नाम या इसको प्रतिपादन करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या चीज था? मेंडलीव। अब ये मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने 1865 में इसका प्रतिपादन किया था, 1865 के करीब, ठीक ना। 1865 ईस्वी में मेंडलीव आवर्त सारणी का निर्माण किया। अब यहां पे बताया जाता है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना अवेलेबल था? 7। मेंडलीव आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7। और यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहां पर था 8, ठीक है। और एक्स्ट्रा ग्रुप के रूप में एक बनाया था इसने, इधर एक एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? एक्स्ट्रा समूह। एक्स्ट्रा समूह। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक ग्रुप था, इसको हम लोग बोले थे एक्स्ट्रा समूह यानी कि अतिरिक्त समूह। इसको क्या बोला गया था? अतिरिक्त समूह। अतिरिक्त समूह को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको कहा जाता है क्या चीज? शून्य समूह। कौन सा समूह? शून्य समूह। तो बताइए, जब मेंडलीव तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया उस समय अपने नियम के अनुसार यानी मेंडलीव का आवर्त नियम के अनुसार मेंडलीव आवर्त सारणी का खोज करता है। ये पहला ऐसा वैज्ञानिक था जो आवर्त नियम को दिया था, यानी कि तत्वों को सजाने के लिए वर्गीकरण करने में सबसे अहम भूमिका इसका नजर आया, क्योंकि इसका जो
टैक्टिस था, स्टाइल था, बहुत ही उस सबसे अलग था। डोवरेनर कुछ अलग तरीका से बता रहा था और फिर लेवोजियर कुछ अलग नियम से बता रहे थे, न्यूलैंड्स कुछ अलग नियम से बता रहा था। इस वैज्ञानिक ने एक सटीक यहां पे क्या रखा, प्रपोजल रखा, जिसमें बताया गया कि मेंडलीव आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होंगे, लेकिन अगर वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग तो यहां पर 8 होगा ही। वर्ग कितना होगा? 8 होगा। साथ साथ में यहां पर कहता है कि एक जीरो ग्रुप होगा, यानी शून्य समूह होंगे। शून्य समूह होंगे जो एक प्रकार के अतिरिक्त समूह है। तो 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो बताइए, आपसे कोई पूछेगा कि मेंडलीव आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना? बोलो। मेंडलीव आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 8 और एक एक्स्ट्रा ग्रुप, यानी कि टोटल 9। अब देखिए, अब यहां पर बातचीत चलने लगा बाबू कि तत्व को आप किस आधार पर अपने आधुनिक आवर्त सारणी में सजाइएगा। तो इन्होंने कहा कि जितने भी तत्व है उन सभी तत्वों को हम यहां पर समझाएंगे परमाणु भार पर। परमाणु भार पर, यानी परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाने का प्रयास करता है। इसलिए कह दिया जाता है कि ये जो तत्व है आधुनिक मेंडलीव आवर्त सारणी में जो तत्व है ये किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु भार पे। और जिस पर निर्भर करता है उसको बोल दिया गया कि फलन। क्या बोल दिया गया? फलन। यानी कि यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्व का फलन क्या होता है या कौन होता है? तो बताइए, मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों का फलन कौन होता है? परमाणु भार। कौन होता है? परमाणु भार। और ये परमाणु भार पर सजाने का प्रयास किया। और एक बताता है सिर्फ ये भौतिक गुण। कौन सा गुण? भौतिक गुण, यानी भौतिक तथा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर, यानी भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर सजाने का प्रयास इसने किया। तो कोई आपसे पूछेगा तो बता दोगे कि मेंडलीव आवर्त सारणी कब बनाया गया था? मेंडलीव आवर्त नियम का खोज किसने किया? मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार कौन सा सारणी बनाया गया? मेंडलीव आवर्त सारणी में हम लोग आवर्त की संख्या कितना जानते हैं? मेंडलीव आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 8 तथा एक शून्य समूह। 8 तथा एक शून्य समूह। फिर कहता है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया था? तत्वों को किस आधार पर रखा गया? परमाणु भार। अब कोई पूछ देगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का फलन कौन होते हैं? तो तत्वों का फलन कौन होता है? परमाणु भार। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहां से पूछता है, समझ गए? क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो कोई कहीं क्वेश्चन ये मिला होगा आपको इस प्रकार से, समझ गए? अब बताइए, जब इतना सारा बात को ये बंदा बता देता है, तब बताने के बाद सबसे ज्यादा मिचाई लगता है किसको? मोसले को। समझ गए? कहता है ले लोटा, ये तो पूरा केमिस्ट्री के किंगे बन जाएगा। समझ गया? तो अब कहता है मोसले कि इसमें डिमेरिट निकालते हैं। तो डिमेरिट बहुत सारा नहीं निकाल पाता है, फिर भी 3-4 ऐसा डिमेरिट बता देता है जिससे इसका प्रेडिक्टेबल गलत साबित हो जाता है मोसले के नजर, इसके नजर में, लेवोजियर के नजर में, और ये फिर आपका गलत सिद्धांत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव के आवर्त नियम से रिलेटेड कुछ बात। मेंडलीव आवर्त सारणी को हम लोग छोटा आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। छोटा आवर्त सारणी, या इसको हम लोग बोलते हैं लघु आवर्त सारणी। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसको बोलते हैं दीर्घ आवर्त सारणी। तो कोई आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा कि मेंडलीव आवर्त सारणी को लघु या दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु आवर्त सारणी के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत? चलिए सबसे पहले डायग्राम अपने कॉपी में बनाइए, उसके बाद इसके बारे में लिखवाते हैं।
नीचे लिखिएगा डैश मार के, मेंडलीव 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 का जन्म 8 फरवरी 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में रूस के साइबेरिया में हुआ था। चलिए लिख लिए। क्या हुआ जी, तुम लोग दांत कला नहीं खोल रहा है? थाईलैंड मसाज ही तो करवा दें। कहा जाता है कि जब ये दामित्री मेंडलीव की अगर बात करते हैं तो बेचारा बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे कि जितना कुछ बढ़िया किया है जीवन में सब कैसन का गरीब, और जितना बड़कन के बाल बच्चा है वो तो सब खाली ना, हाँ डी ब्लॉक में जा रहा है, डी ब्लॉक में। और जितना करियावन तो नहीं बैठल है, ध्यान से बैठ न तो इधर धर लो बड़का स्टैंड, मार के स्टैंड तोड़ दो, समझ ले। करियावा गोर रहते लिसो तो कान पानी में आग लगाते अंदरा बहरा। देखो कहा जाता है कि ये वैज्ञानिक जो धीरे संघर्ष करते गया, संघर्ष करके कहां पहुंचता है, सेंट पीटर्सबर्ग में। यूनिवर्सिटी एक है रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग, वहां पर ये लेक्चरर के पोस्ट पे शामिल हो जाता है, नहीं प्रोफेसर बन जाता है। और प्रोफेसर बनने के बाद ये रिसर्च वगैरह कर रहा होता है। उसी समय एक नियम का खोज किया था जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, मेंडलीव आवर्त नियम। मेंडलीव आवर्त जब बनाया तो मेंडलीव आवर्त नियम में बहुत सारा कुछ पॉइंट भी उन्होंने बताया। सबसे पहला पॉइंट यहां पे बताया था, समझिएगा कि मेंडलीव आवर्त सारणी, मेंडलीव आवर्त सारणी। तो मेंडलीव आवर्त सारणी को हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, लघु आवर्त सारणी, लघु आवर्त सारणी। ए विनोद ध्यान दो, लघु आवर्त सारणी। आप बताइए कि लघु आवर्त सारणी को बनाने में मेंडलीव साहब का योगदान रहा पूरा के पूरा। बेचारा पॉइंट में क्या चीज कि मेंडलीव, लिखते जाओ, मेंडलीव के, चलो लिखते जाओ जरा सब लोग। मेंडलीव आवर्त सारणी, लघु आवर्त सारणी। अब इसके बारे में क्या क्या ये बात बताए थे, इस सबको जरा सा हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। लिख लिए, लिखिए पहला पॉइंट, मेंडलीव के आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 तथा वर्ग की संख्या 8 और
एक अतिरिक्त समूह और एक अतिरिक्त समूह शून्य समूह की उपस्थिति थी, शून्य समूह की उपस्थिति थी, उपस्थिति थी। दूसरा पॉइंट, इनके आवर्त सारणी में, इनके आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु पर रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक तथा भौतिक गुणों के आधार पर सजाने का प्रयास किया, सजाने का प्रयास किया। समूह, शून्य समूह, यहां पे समूह लिखा हुआ है, शून्य समूह। डैश मार के मेंडलीव आवर्त सारणी का दोष, मेंडलीव आवर्त सारणी का दोष माने गलती, क्या गलतियां था इसके एमपीटी में, उसका बात कर रहा है। दोष माने वो मत समझो कट्टी सा दोष ना होता ऐसे चला, वो बोला ना कि ऐसे कर ले तो दोष, ऐसे कर ले तो कट्टी। अच्छा, ई माने कट्टिस है ना रे, ई माने कट्टिस हुआ है, आई माने दोष। पहले ही के समय ठीक था, जखनी कट्टिस कर लो, जखनी दोस्त। अब तो जेकरा से कट्टिस अगर हो गया तो जिंदगी भर के लिए कट्टिस, समझ गया। और जेकरा से दोस्ती हो गया ओकर याद तो जीवन भर मारते रहेगा। चलिए पहला पॉइंट देखो बाबू, पहले सब लिख लो पहले, उसके बाद समझाते। मेंडलीव आवर्त सारणी का दोष, पहला दोष लिखिए। पहला दोष, हाइड्रोजन का स्थान, लिख ही लो पूरा, उसके बाद समझा देंगे। हाइड्रोजन के स्थान अपने आवर्त सारणी में, अपने आवर्त सारणी में नहीं दिया, नहीं दिया, अपने आवर्त सारणी में नहीं दिया। पॉइंट नंबर सेकंड मिलॉर्ड, तत्वों के समस्थानिक के बारे में नहीं बताया, तत्वों के समस्थानिक के बारे में नहीं बताया, नहीं बताया, तत्वों के समस्थानिक के बारे में नहीं बताया। ए तनिक नहीं लिखे थे कि तो बकर लिख ले भी जाए थे, बकर बकर बकैतियो करी थे तनिक नहीं। एक रिया नाम है, ये कौन एंगल से रिया लगी तो ये तनिक हुआ ये। चलिए फिर लिखिएगा,
संक्रमण समूह के बारे में नहीं बताया। संक्रमण समूह के बारे में नहीं बताया, नहीं बताया। तीसरा चौथा पॉइंट है इसका, अक्रिय गैस तत्व तथा समूह के बारे में नहीं बताया। समूह के बारे में नहीं बताया, नहीं बताया। पांचवा पॉइंट, छोटा आवर्त सारणी बनाया, छोटा आवर्त सारणी बनाया। ये 4-5 गो इसका क्या चीज था, डिमेरिट था। अब बागेश्वर बाबा लेखा कहानी हम शुरू करेंगे, पूरा अच्छा से तुम लोग सुनना, समझ गए। और जहां कोई बीच में डिस्टरबेंस किया तो ओकरा हम डिस्टरबेंस कर देंगे, समझ गया। ये चलते एकदम चुपचाप सुनते रहना। ये है मेंडलीव का बनाया हुआ पीरियडिक टेबल, यानी कि मेंडलीव वैज्ञानिक ने 1869-70 ईस्वी में यही चीज बनाया था। अब ये चीज बनाया कैसे, समझिए। यहां पर देखिए इस पीरियडिक टेबल में ये वाला आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 और एक खतवा वाला 7 है ना इधर। तो बताइए आवर्त की संख्या इधर कितना दिखाई दे रहा है, और इधर देखिए आपको रोमन में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। तो ये जो है आपका, ये बताया गया कि क्या है आपका वर्ग। और यहां भी आपको दिख रहा है शून्य समूह, इसको हम लोग बोलते हैं शून्य समूह। इसको क्या बोलते हैं, शून्य समूह। इस शून्य समूह को हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त समूह। कौन सा समूह कहते हैं, अतिरिक्त समूह। देखिए इस अतिरिक्त समूह में ये जो वैज्ञानिक था, ये वैज्ञानिक कहता क्या चीज है कि जिसका जैसे 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 गुण मिल रहा था वैसे वैसे एलिमेंट को रखते चला गया। कहा कि देखिए इस सब का गुण एक जैसा है तो एक जैसे रख दिया। इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इस सब का गुण मिल रहा है एक जैसा, एक ग्रुप में रख दिया। जैसे जैसे मिल रहा था सभी को रखते चला गया। लास्ट में आता है यहाँ पे नोबेल गैस के पास आता है। इस हम लोग अब जानते हैं कि नोबेल गैस ग्रुप ये हो गया, लेकिन जब मेंडलीव का जमाना था तब मेंडलीव के समय इसको हम लोग शून्य समूह के नाम से ही जानते थे, अतिरिक्त समूह के नाम से जानते थे, क्योंकि इसके अंदर में कहा जाता है कि इनर्ट गैस एलिमेंट की उपस्थिति थी। और इनर्ट गैस एलिमेंट के बारे में व्याख्या नहीं किया था, बताया कुछ नहीं था। ये कहा कि कई सबसे पूछा कि मालिक इसमें कौन कौन एलिमेंट है, तो कहा ये सब ऐसा एलिमेंट है ना जो जल्दी किसी से रिएक्शने नहीं करता है, इसका बिहेवियर नहीं पता चल रहा है, इसका लूल लक्षण पते न चल रहा है, ये चुपचाप ऐसी एकदम बंडा बुंडी लेखा रहता है, केकरो साथे सटाते हैं तो सटवे नहीं करता है समझ गए। तो बाद में पता चला कि जितना है हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी नोबेल गैस के श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। मान लो हमरा पर कोई चार्ज न रहे, न पॉजिटिव के देख के कुछ हो रहा है, न निगेटिव के देख के, तो हम कौन चार्ज में आ जाएंगे, न्यूट्रल चार्ज, 0 चार्ज। तो एकरा वैसा ही था, पॉजिटिव एलिमेंट के पास ले जाए तो न, समझ गया, निगेटिव के पास ले जाए तो न, अई बेचारा सुन मने एकरा कुछ देख के ही वहां होबे न करे, समझ गया। तो इसको बोल दिया कौची कि अतिरिक्त समूह में जितना है ये सब शून्य अवस्था में रहने वाले तत्व हैं। यानी कैसा आवेश रखता है, 0 चार्ज रखता है। अब समझो, अब मेंडलीव जब ये पूरा बना दिया तो इसमें डिमेरिट निकालना शुरू कर देता है मोसले। मोसले साहब, मोसले एक वैज्ञानिक का नाम है, इसके बाद वही आएगा हेनरी मोसले। अब मोसले नामक वैज्ञानिक ने जब इसके बारे में मंथन किया, इसका पूरा पढ़ा, जितना इसका पीरियडिक टेबल में बात बताया गया लिखा, उसको एकदम धंगज के पढ़ लिया। और धंगज के पढ़ने के बाद कहता है मोसले कि ले लोटा एकरा में तो मेंडलीवा बड़ी गलती बात बता दिल को है, समझला। तो कहा कि कौची कौची, तो कहा कि बड़ी मनी। सबसे पहला चीज कि मेंडलीव में कहा ना, ए लोटा देख रहे, सबसे पहले कहता है कि हाइड्रोजन के स्थान ही देवे नहीं किया है, हाइड्रोजन के स्थान अपना पीरियडिक टेबल में नहीं दिया था, इस गलती से लिखल है
लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का स्थान नहीं दिया था। ये हाइड्रोजन को बोल रहा था कि लंट एलिमेंट है, लोफर एलिमेंट है, समझ गया, ये लफुआ एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन को लोफर एलिमेंट, लफुआ तत्व कहने वाला कौन वैज्ञानिक था? मेंडलीव। यही कहा कि एक नंबर के लफुआ, इसको हम अपने घर में रखेंगे नहीं। ये हाइड्रोजन का ऐसा नेचर था कि सबसे रिएक्शन करना चाहता था, समझ गया, नहीं होता है। अरे एकरा में कोई लॉयल्टी वगैरह कुछ है नहीं था, जेकरा देखे ओकरे कहे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो कहा कि नहीं, ऐसा आदमी को अपने घर में हम नहीं रखेंगे। तो मेंडलीव कहा कि हाइड्रोजन को हम अपने पीरियोडिक टेबल में स्थान नहीं देंगे। तो कहा कि चलो कोई बात नहीं है। तो मोसले कहा ना कि कैसे नहीं देगा, मान लो कि क्लास के कोई टॉपर लड़का है, पढ़े में बड़ी तेज है, रोल नंबर 1 एकदम है, समझ गया, और वो क्लास में बदमाशी कर रहा है, तो ओकरा हम भगा देंगे क्लास से थोड़ी ना, ओकरा मार थार जौची करना होगा करके ओकरा रखेंगे कि ना बाबू डी ब्लॉक में मत जो, ठीक ना। एगो लड़का आज कमेंट कोई किया ना, बड़ी हम डी ब्लॉक बोलते हैं वीडियो में, तो कोई कहा है डी ब्लॉक का मतलब क्या होता है सर, तो लिख दिए भीतर। तो कह रहा है कि कैसा मास्टर छूती है। अब देखो हाइड्रोजन का स्थान क्या कर दिया, समझो, हाइड्रोजन का स्थान क्या कर दिया, खत्म, समझ गए। फिर दूसरा चीज कौन आता है, समस्थानिक के बारे में नहीं बताता, समस्थानिक के बारे में नहीं बताता है। तो कहता है समस्थानिक वो स्थानिक का है जी, लौंडा, तो समस्थानिक के बारे में नहीं बताता। समस्थानिक का है आप समझो, मान लो कि हम हैं, हमारा नियत वो जुड़वा हमारा भाई है, हमरा लिखा जुड़वा एक और भाई है, लेकिन तीनों देखने में एक जैसा लग रहे हैं, समझ गए, तीनों कद काठी के जैसा है, लेकिन तीनों के लूर लक्षण अलगे अलगे है। वो अलगे काम कुछ कर रहा है, हम कुछ अलगे काम कर रहे हैं, हमारा बड़का भाई जो कुछ अलगे काम कर रहा है। इसका मतलब समझो ऐसे, आप लोग पढ़े होंगे, लड़का देखो, हाइड्रोजन के कितना समस्थानिक, 3 समस्थानिक होता है। ये हाइड्रोजन जो तत्व है, इस हाइड्रोजन तत्व का कितना समस्थानिक, 3, H H H 1 1 1। इसका एटॉमिक मास होता है 1 2 और 3। इसका नाम हो गया प्रोटियम, इसका नाम हो जाता है ड्यूटेरियम, और इसका नाम हो जाता है ट्राइटेरियम। इसको ड्यूटेरियम और इसको प्रोटियम। तो बताइए, ये तो समान एकदम देखने में लग रहा है, ये समान लग रहा है ना, देखने में समान देखने में लग रहा है, लेकिन यहां पर डिफरेंस कौची आ जा रहा है, 1 2 3। परमाणु भार सबका क्या चीज है, अलग अलग। तो परमाणु भार अलग अलग रहने के कारण सबका स्वभाव भी बदल जाता है। इसका काम है, प्रोटियम जो होता है हाइड्रोजन, ये आपका यौगिक बनाने में, अणु बनाने में यूज होते हैं, जैसे HCl बनता है, H2SO4 बनते हैं, कोई कंपाउंड बनाने में। ये H2O जो है, ई वाला ड्यूटेरियम, इसका उपयोग होता है D2O बनाने में। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। तो भारी जल बनाने में ड्यूटेरियम ऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, यानी कि हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2, समझ गए। तो इस सबन के बारे में बतेबे नहीं किया कौन, मेंडलीव। कहा कि हम इस सब के बारे में नहीं बताते हैं, मतलब इसका कहना था कि हमारे के यहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन मोसले कहा कि हमारे के यहाँ ऐसा ही होता है। अब देखिए आगे, अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा दोष निकलने लगे, बहुत सारा डिमेरिट निकलने लगे। अब 2-4 गो डिमेरिट निकल जाए तो कोई अपनाएगा जी, नहीं। मान ले तो हनिए के कोई से ब्याह सेट हो लो, ठीक ना, एक आध को कोई डिमेरिट रहता है तो चलो मैनेज लोग कर लेता है। 5-6 गो डिमेरिट बता दो कि लड़की तो पहले इको पार्क में जाती थी। ये लड़की तो का बतावे, जितना लूर लक्षण है सब एकरे में भरल है, समझ गया। और 2-4 गो और कोई लूर लक्षण बता दो वैसा, तो कहोगे दम दूरी बना के रखो। फिर ही बेचारा मेंडलीवा को कहा कोची मोसले ऐसी लेबोजियर, तुम दूरी बना के रखो। और इतने में जलनशील व्यक्ति था मोसले, एकरे वाला से पढ़ा, एकरे वाला को अच्छा से मतलब सीखा कि अच्छा ऐसे से तनी से दिमाग किया, मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद अपना पीरियोडिक टेबल आके थोप दिया। अब कहा अब पढ़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका नाम धरल जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। तो यहां तक जो हम लोग पढ़े अभी तक, ये सब गलत पढ़ाई है। ये कौची है, गलत पढ़ाई। जितना पढ़े सब गलत नियम है, समझ गए। अब जो पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंट और ओरिजिनल, ठीक ना। चलो इसमें से पूछेगा कि मेंडलीव के समय तत्वों की कुल संख्या कितनी थी, बताओ सब लोग।
एकदम रट लो, इससे पूछेगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना? वर्ग की संख्या 8 और एक अतिरिक्त समूह 9, ठीक ना, 0 समूह जिसको कहते हैं। फिर पूछेगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का फलन किसे माना जाता है या कहा जाता है? परमाणु भार। फिर कहता है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों का आधार किसको कहते हैं? तो तत्वों का आधार भी कौन हो जाता है? परमाणु भार हो जाता है। फिर पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा था मेंडलीव का पूरा नाम क्या है? अब बताओ, अभी लिखवा है कि नहीं? एकदम नॉर्मल चीज है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कि समय बीतता गया और मेंडलीव के बाद समय आता है मोसले का। किसका आया? मोसले। गौर से सुनो, रे लगा, भगलोल तो नहीं है, जब कोई चीज बता रहे हैं तो गौर से सुनिए। मेंडलीव के बाद किनका समय आता है? मोसले का। सबसे पहली बात कि मोसले का अगर हम बात करते हैं तो मोसले के नियम के अनुसार बनता है आपका एक नया आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सार, आधुनिक आवर्त सार, समझो। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था हेनरी मोसले। क्या चीज? हेनरी मोसले। तो ये हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने, हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था, ठीक ना। मोसले के नियम से कौन सा आवर्त सारणी का निर्माण होता है? आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। गौर से सुनो, इस अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसे खड़ा करके कोई से पूछेंगे, क्योंकि 11 क्लास के लिए एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। कोई बतीते नजर आ गया तुरंत खड़ा करेंगे, पूछेंगे और चमेटा से मार के गाल फुला देंगे। सिंपल लॉजिक। क्योंकि देख रहे हैं तुम लोग को जरा सा बदमाशी इधर बढ़ल है, क्योंकि लगता है इंटरवल के बाद पिटाई तुम लोग को हुआ नहीं है। लगता है 3-4 महीने के बाद क्लास ले रहे हैं ना, तो भुला गया है मार तुम लोग कि बंसल सर मारते भी हैं, तो जैसे याद दिलाना पड़ेगा, समझ गए। हम सोच रहे थे कि लास्ट में कहा लगी मारा पीटी कर जाए, लेकिन कल गए कि लात देवता के भूत बात से न माना। और 2-3 गो लड़का एकदम टारगेट पर आये है, ओने से कुछ लड़कन है, एने से कुछ लड़कन है, एकदम थोपिया देंगे तुरंत कस के, जबरदस्त तरीका से, समझ गया। देखिए, मोसले का नियम आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण करता है। मोसले का पूरा नाम क्या चीज था बाबू? हेनरी मोसले। ये कब वैज्ञानिक आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया? 1913। जब ये आधुनिक आवर्त सारणी बना रहा था तो ये पूरा का पूरा बात किससे प्रेरित होता है? मेंडलीव से प्रेरित होता है। यानी मेंडलीव के नियम को पढ़ता है, मेंडलीव के नियम को समझता है, मेंडलीव के नियम को पूरा व्याख्या करता है, रफ सफ करता है, उसके बाद ही कहता है कि हम अपना नियम कुछ अलग देंगे। तो बस उसी में जरा सा उसके नियम में ही ये इंप्रूवमेंट कर देता है, कुछ बदलाव कर देता है, और बदलाव करने के बाद कहता है कि हम अपना एक नियम दिए हैं, हम अपना एक आवर्त सारणी दिए हैं, समझ गए। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं था। कुछ कुछ चीजें ये बात बताया जो सटीक अच्छा था, लेकिन कुछ कुछ बात ये गलत बताया। आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोसले की बात करते हैं तो ये आधुनिक आवर्त सारणी को हम लोग दीर्घ आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। दीर्घ आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। अब ये जो दीर्घ आवर्त सारणी है, इसमें बताया जाता है कि इस प्रकार से कुछ वर्ग की संख्या और इस प्रकार से कुछ आवर्त की संख्या उपस्थित होते हैं। ध्यान से देखना, कहा जाता है कि वर्ग की संख्या आवर्त की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब जितना आपको दिख रहे हैं ये सभी आपका आवर्त की संख्या है। तो बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना होता है? 7। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी आवर्त की संख्या कितना होता है? 7। अब यहां पर आता है वर्ग से रिलेटेड। तो वर्ग कहा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12,
13 18। अब बताइए यहां पर 1 से लेकर के कितना तक दिखाई दिया? तो ये हो जाते हैं आपका वर्ग, ये हो जाता है क्या चीज? आपका वर्ग। तो कोई आपसे पूछेगा कि हेनरी मोसले के अनुसार जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया, इसमें ग्रुप की संख्या कितना था? 18। ग्रुप की संख्या जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, या वर्ग को एक और नाम से बोलते हैं क्या चीज? समूह। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या, वर्ग की संख्या, आवर्त की संख्या, वर्ग की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन कौन किया? कब किया? इसको किस नाम से जानते हैं? अब बात यहां पर आके रुकता है, समझिए। अब इससे पूछा गया कि वैज्ञानिक साहब बात बताइए कि आप तो मेंडलीबा के आवर्त सारणी को गलत साबित कर दिए थे, अब आप अपना बताइए कि पीरियोडिक टेबल में जो तत्व रखिएगा इसके भीतर, ये कौची के आधार पर रखिएगा? तो ये कहता है हम वही आधार पर रखेंगे जो आधार पर वो रख लेता। समझ गए? जरा सा परिवर्तन कर देता है, इसमें कहता है कि परमाणु संख्या, क्या चीज? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या उभार पर रखा था, ये कौची पर रख दिया? परमाणु संख्या। बाकी यहां पर रख दिया वही चीजवा, कहा कि भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक तथा रासायनिक। तो देखिए ओकरे वाला चीजवा में तनी तनी सुखा कर दिया, परिवर्तन कर दिया, वो भार पर रख ले था, अभी तत्व को कौची के आधार पर रख दिया? परमाणु से। अब कोई पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का फलन कौन होता है, यानी कि तत्व किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पर तत्वों का फलन किस पर निर्भर करता है? दीर्घ आवर्त सारणी, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको बोला जाता है एमपीटी, इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट में बोला जाता है एमपीटी, एमपीटी, जिसको हम लोग कहते हैं मैगी पकाओ टाइम से। समझ गया? मैगी पकाओ टाइम से। तो बताइए हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने अपने आवर्त सारणी में तत्व को किस आधार पर रखा? तो परमाणु संख्या, भौतिक तथा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार। कोई दिक्कत? चलिए इसको जल्दी अपने कॉपी में बनाइए तो फटाक से। आधुनिक आवर्त सारणी, अरे बाबू लिखो ना जी, आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए। पहला पॉइंट लिखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को, आधुनिक आवर्त सारणी को, आवर्त सारणी को दीर्घ आवर्त सारणी के नाम से, दीर्घ आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, दीर्घ आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, एमपीटी का प्रतिपादन, एमपीटी का प्रतिपादन, एमपीटी का मतलब समझ में आ रहा ना? आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। करिए। अब देखो एमपीटी का प्रतिपादन हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने, हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में किया था,
देखिए लड़का जात लड़की जात में अंतर होता है। लड़का को करिया मंगरैला कलुट्ठा बलुट्ठा जितना बोलना है बोल दीजिए, दुख नहीं मानता है। हम तो कुछ कह देते, वो तो अलग बात। हाँ लेकिन लड़की लोग की अगर गलती से मान लो कि कुछ बोल दिया, लोली भोली करियठी समझ मंगरेली समझ जमाइन, अब उस वक्त सोचने लगती है सही में हम है का और लड़कावन तुरंत भुला जाते हैं, बोले नहीं कर तो आदत हो ऐसी बोलते रहो, ठीक है। मैंने वो सब सीरियस ले लेती है। फेयर लवली के बिक्री ऐसी बढ़ गया था बीच में फेयर लवली के बिक्री ढेर लोग के, कोई पहले जैसे वो बिचवा में चला था बैल करियठी, कोई बोल देता था, अब कोई बोल दी करियठी, जाके पूरा बाजार से एक बोरा फेयर लवली ला के लगा रही है, पूरा फेयर लवली के बिक्री बढ़ा दिया। एक बार तो पूरा एकदम फेयर हैंडसमों को बिक्री करियठन बढ़ा दिया था। एमपीटी यानी आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 तथा वर्ग की संख्या 18 होते हैं। वर्ग की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7। वर्ग को कहीं कहीं समूह भी लिखता है, क्या लिखता है? समूह। तो वर्ग या समूह भी आप लिख सकते हैं। चलो चौथा नंबर पॉइंट कहता है एमपीटी को 4 ब्लॉक में यानी कि खंड में बांटा गया है। एमपीटी को 4 खंड में बांटा गया है। एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और चौथा है एफ ब्लॉक। कौन ब्लॉक? एफ ब्लॉक। इसको बोलते हैं धातु समूह, इसको बोलते हैं मिश्रित तत्व समूह, डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण धातु तत्व समूह और एफ ब्लॉक को बोलते हैं आंतरिक संक्रमण धातु तत्व समूह। चलिए जल्दी लिखिए इसको, आंतरिक धातु तत्व समूह। अब क्या मैंने हम दीवार में घुस जाए रे, करिए हवा। नोट में लिखो, लिखता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का फलन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का फलन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का फलन परमाणु संख्या को कहा जाता है। परमाणु संख्या को कहा जाता है। हो गया? चलिए तो निकावरी समय होलो है आए? देखो अब यहां पे आवर्त की संख्या कितना हो गया? आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 1 2 3 डॉट 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 आ गया यहां पे 12, फिर आ गया आपका 13 और डॉट 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 18। यानी कि वर्ग की संख्या टोटल समूह की संख्या कितना होता है? 18।
अब देखो जरा सा, आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने इतना सारा बात बताने के बाद भी उसको मन नहीं भरा। तो कहता है कि जितना यहां पे आपको दिख रहा है वर्ग 1 और वर्ग 2, समझो, वर्ग 1 तथा वर्ग 2 ये आपका एस ब्लॉक के अंतर्गत आएंगे। एस ब्लॉक को हम लोग धातु समूह के नाम से जानेंगे, यानी कि वर्ग 1 में अब वर्ग 2 में जितना भी एलिमेंट आएगा वो सभी एलिमेंट हमारा धातु नेचर को रखेगा। यानी कि धातु प्रवृत्ति में क्या होता था, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 और 2 रहे, तो 1 और 2 वाला को हम बोल देंगे कि ये धातु स्वभाव का है। अब जब धातु समूह में है तो कौन सा स्वभाव रखेगा, धातु स्वभाव को रखेगा। अब समझिए आगे, यहां पर वर्ग 3 से लेकर के 12, वर्ग 3 से लेकर के 12, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वर्ग 3 से लेकर के 12 तक, इसको बोल दिया गया डी ब्लॉक। कौन बोल दिया गया, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं संक्रमण धातु तत्व समूह, संक्रमण धातु तत्व समूह। असंक्रमण धातु तत्व समूह जो होता है ये कहा जाता है कि सोना चांदी जितना मतलब हैवी मेटल है ना, ये सभी हैवी मेटल किसके अंतर्गत आते हैं, संक्रमण। यानी कि जितना भी भारी तत्व होगा, भारी धातु तत्व होंगे, ये सभी भारी तत्व, भारी धातु तत्व कहां पर उपस्थित होगा, डी ब्लॉक। अब देखिए यहां पर एक उपस्थित है आपका वर्ग 13 से लेकर के कितना तक, 18। तब वर्ग 13 से लेकर के 18 है, इसको बोल दिया गया पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में वर्ग कितना से कितना तक, और इसको बोल दिया गया मिश्रित तत्व समूह, मिश्रित तत्व समूह, मिश्रित तत्व समूह। मिश्रित तत्व समूह इसलिए बोला गया इस ब्लॉक को, यानी 13 से 18 तक के जो वर्ग हैं इसको, क्योंकि मिश्रित तत्व समूह में 3 प्रकार के यहां पर तत्व दिखाई देते हैं। पहला तो कुछ यहां पर धातुओं दिखाई देता है, कुछ यहां पर अधातु भी दिखाई देते हैं, और कुछ यहां पर उपधातु भी दिखाई देता है। तो धातु और उपधातु अधातु सभी रहने के कारण इस ब्लॉक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिश्रित तत्व धातु, मिश्रित तत्व समूह के नाम से जानते हैं। और निचवा में यहां पे उपस्थित रहता है एगो एफ ब्लॉक। निचवा में कौन ब्लॉक रहता है, एफ ब्लॉक। तो ये है आपके पास एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कहा जाता है इसको आंतरिक संक्रमण, आंतरिक संक्रमण धातु तत्व समूह, धातु तत्व समूह। अब ये जो धातु तत्व समूह, आंतरिक संक्रमण धातु तत्व समूह होता है, ये कहा जाता है कि डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट से बना होता है, समझ गए, लैंथनम और एक्टिनम, इसलिए इसको बोल देते हैं आंतरिक संक्रमण धातु तत्व समूह। लैंथनम और एक्टिनम से बनता है ये वाला आपका, समझ गए, इसलिए इसको बोल देते हैं आंतरिक संक्रमण धातु तत्व समूह। सबको एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, पहले जरा सा इसको अपने कॉपी में बनाइए। आधुनिक आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण वर्ग तथा उनके तत्व। आपको पता है कि पहला ब्लॉक कौन सा होता है, एस ब्लॉक। गौर से सुनिए बाबू, एस ब्लॉक को हम लोग कौन सा समूह कहते हैं, धातु समूह। अब आपको पता है कि एस ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग कितना आता है, 1 और 2 दोनों आता है ना। तो वर्ग 1 को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु समूह, क्षारीय धातु समूह। कोई आपसे पूछेगा तो बता दोगे कि वर्ग 1 को किस नाम से जानते हैं, वर्ग 1 को किस नाम से, एस ब्लॉक का क्या नाम होता है। अब देखिए वर्ग 1 में कौन कौन एलिमेंट होते हैं इसके बारे में जरा सा देख लीजिए। वर्ग 1 में एलिमेंट होता है
हम लिए नाजिया कब रब से फरियाद, कब रब से फरियाद। समझो ए विनोद, हम कहने का मतलब एच हुआ, लिए कहने का मतलब लिए LI NA KRV CS और यहां पर कहा गया F। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे वो समझो पहले। चलिए हो गया, बैठ गए सब लोग, ध्यान दो। H को बाबू बोलते हैं हाइड्रोजन, H को क्या बोलते हैं, LI को बोलते हैं लिथियम और Na को बोला जाता है सोडियम, इसको बोलते हैं पोटेशियम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रुबिडियम, इसको क्या बोला जाता है रुबिडियम, इसको बोलते हैं सीजियम और इसको बोलते हैं फ्रेंसियम, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंसियम। अब समझो, एस ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग एक आया, इसको क्षारीय धातु समूह कहते हैं। क्षारीय धातु समूह के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है, ये सभी एलिमेंट आ रहे हैं ना। इसका मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसको याद करने का तरीका है, हम लिए नाजिया कब रब से फरियाद। तो ये वाला ट्रिक पर आपको याद हो जाएगा कि वर्ग 1 के सभी एलिमेंट इसी के अंतर्गत आते हैं, कोई दिक्कत। चलो अब एक और बच गया, इसमें बताइए, एक होता है वर्ग दूसरा, वर्ग दूसरा, वर्ग 2। वर्ग 2 को हम लोग बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु समूह, क्षारीय मृदा धातु समूह। ध्यान दो विनोद, क्षारीय मृदा धातु समूह में आता है आपका, यहां पर ट्रिक हो जाएगा, बेटा मांगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर, कन्या सुंदर, बौराहा बाप राजी, बौराहा बाप राजी। यानी कि यहां पर आपके पास आ गया बेटा मांगे कन्या सुंदर, बौराहा बाप राज। देखो बैठ गया। अब समझो, अरे लीलोधरा, इसको Be को बोलते हैं बेरिलियम, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसको बोलते हैं एस्टोनियम और इसको बोला जाता है बैरियम और इसको बोलते हैं रेडियम। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आता है Ra और यहां पर एक आता है फ्रेंसियम। तो आपसे कोई पूछेगा कि दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम बताइए, तो कौन कौन बताइएगा, Ra माने रेडियम और फ्रेंसियम। ऐसे तो बहुत सारा होता है, थोरियम, यूरेनियम, लेकिन जहां जैसे मिल रहा है बताते जाएंगे। पहले ये सब बता चुके हैं ना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव पदार्थ कौन होता है, पोटेशियम, उसके बाद आपका सोडियम। पोटेशियम है जो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु तत्व होते हैं, अगर जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तुरंत क्या लग जाता है, आग लहक जाता है, समझ गए। जैसे पोटेशियम को, सोडियम को पानी में फेंकोगे ना तो एकदम ब्लास्ट करेगा, आवाज करेगा, समझ गए, और आग भी लग जाता है। तो इसलिए कहा जाता है पोटेशियम सबसे ज्यादा सक्रिय धातु तत्व के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। और ये तो है हाइड्रोजन, एक लूर लक्षण जान ही रहा है, ठीक ना। इसको लॉन्ट एलिमेंट कहा जाता था, लोफर एलिमेंट, ठीक ना। डी ब्लॉक नहीं रही, एस ब्लॉक में आता है। चलिए जल्दी इसको लिखिए फटाक से। कौन ब्लॉक, पी ब्लॉक को हम लोग मिश्रित तत्व समूह कहते हैं। पी ब्लॉक को क्या कहते हैं, देखिए अब आपसे कोई पूछेगा कि मिश्रित तत्व समूह क्या होता है, क्या न होता है,
तो इसके बारे में बताए थे। दुनिया वालों गौर से सुनो, मिश्रित तत्व समूह कहने का मतलब वैसा समूह जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों की उपस्थिति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु। कोई दिक्कत? चलिए इतना अब हम लोग पढ़ लिए, अब इसको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक ना। आज भर इतना। चलिए बैठ जाइए, आज ठोकने का मन कर रहा है हमको।